नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी पेपर लीक पर घिरी सरकार की, जंतर मंतर पर शुरू हुए आमरण अनशन की। जानेंगे टीएमसी के बागियों पर क्यों मंडरा रहा जेल जाने का खतरा। राम मंदिर मामले में कहां तक पहुंची जांच। देखेंगे भरत तिवारी मामले में क्या है विपक्ष का रुख। कि वो व्यवस्था के खिलाफ खड़ा था, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उसका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे 1 जुलाई से होने वाले बदलावों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बड़ा कदम। 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने से पहले सरकार से मांगी सामानों की पूरी लिस्ट। कहा भविष्य में ना हो कोई विवाद। सेशल्स से हमारा विश्वास का रिश्ता। पीएम मोदी ने नेशनल असेंबली को किया संबोधित। आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर सेशल्स का दौरा कर रहे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के परभड़ी पहुंचे शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे। बागियों के गढ़ में कर रहे दौरा। सांसदों की गद्दारी पर जनता से मांगी माफी। बागियों पर लगातार हमलावर हैं ठाकरे। पंजाब में श्री अकाल तख्त के सामने 29 जून को पेश होंगे आपके सभी सिख विधायक और कैबिनेट मंत्री। बेअदबी कानून में संशोधन नहीं करने पर हुए तलब। सीएम भगवंत मान नहीं होंगे पेश। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील और जापान की टीमों में होगी भिड़ंत। 29 जून को रात 10:30 बजे से ह्यूस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से हो जाएगी बाहर। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी सोना नहीं खरीदने पर मन की बात में बोलते हैं, लेकिन पेपर लीक पर चुप्पी साधे बैठे हैं। नीट के बाद महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर भी लीक हो गया और कांग्रेस और विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। पेपर लीक पर दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र की नीति और नीयत एक जैसी है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विपक्ष अब अड़ गया है, जिसके चलते मोदी सरकार घिरती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक, टीईटी का पेपर लीक और तार जुड़ रहे हैं उन राज्यों से जहां सरकार बीजेपी की है। राजस्थान हो या बिहार, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, इन सभी जगह सरकार बीजेपी की है और पेपर माफिया यहीं से अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीट पेपर लीक में अभी तक एनटीए के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जवाबदेही तय नहीं हुई है कि महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर लीक हो गया। कांग्रेस ने इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं आम हो गई हैं। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, तब से परीक्षा के पेपर लीक करने और छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का सिलसिला चल रहा है। बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, लेकिन परीक्षाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन बीजेपी की सरकार ऐसा करते हुए दिख नहीं रही है। इस बीच टीईटी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले विजेंद्र गुप्ता को मास्टरमाइंड बता दिया है। अब विजेंद्र गुप्ता का एक वीडियो बीजेपी सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। वीडियो 2 साल पुराना यानी मार्च 2024 का बताया जा रहा है, जिसमें विजेंद्र दावा कर रहा है कि वो कई परीक्षाओं के पेपर को लीक कर चुका है। पेपर कैसे लीक होता है उसे भी बता रहा है। विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया है कि नीट 2024 का पेपर लीक हो सकता है और बाद में ये पेपर लीक हुआ भी। उसने ये कहकर सनसनी फैला दी कि पेपर लीक होते रहेंगे, पुलिस की कार्रवाई होगी, लोग जेल जाएंगे, लेकिन जल्दी ही जमानत मिल जाएगी और फिर पेपर लीक का अगला स्टेप शुरू हो जाएगा। नीट पेपर लीक में 200 से 300 करोड़ का धंधा होता है, इसलिए ये मंदा नहीं पड़ने वाला। और अब एक बार फिर टीईटी के पेपर लीक मामले में विजेंद्र गुप्ता का नाम आया है। सवाल उठ रहे हैं कि एक व्यक्ति बार बार पेपर लीक करने में कामयाब हो रहा है और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर पा रही है। उल्टा जिम्मेदार लोगों के बचाव में सरकार खुलकर सामने उतरती दिख रही है। चाहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मामला हो या फिर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का मामला हो, बीजेपी की सरकार अपने मंत्री के बचाव में खुलकर सामने आ जाती है, जिसके चलते पेपर लीक का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने इस बार युवाओं के हक में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ये सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि पेपर लीक रुक नहीं रहा है, लेकिन युवाओं ने भी ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और युवाओं का ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है। विपक्ष का साथ तो युवाओं को मिल ही रहा है और अब सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि उन्होंने कहा था वो अनशन पर बैठ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर शुरू हुआ युवाओं का प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है।
पिछले 9 दिन से युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और अब इस प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने युवाओं की मांगों को लेकर आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। उन्होंने सरकार को साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी अपनी मांग भी दोहराई और लोगों से भी अपील की कि वो जहां हैं वहीं से अपना समर्थन दे, एक दिन के लिए ही सही पर अनशन करें। उनकी इस अपील का असर भी दिखाई दिया। जिस तरह जंतर मंतर पर भीड़ जुटी उससे सरकार को भी ये मैसेज चला गया है कि अभी आंदोलन थमने वाला नहीं है। यही वजह है कि सरकार की बौखलाहट भी बढ़ती दिखाई दे रही है और उसकी तरफ से इस आंदोलन को दबाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। दरअसल वांगचुक के साथ ही इस प्रोटेस्ट में किसान और खाप पंचायत के सदस्य भी शामिल होने वाले थे, लेकिन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके का दावा है कि तमाम राज्यों की पुलिस लगा दी गई ताकि ये इस प्रदर्शन तक ना पहुंच पाए। उनके घर तक पुलिस पहुंच गई। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने जंतर मंतर पर साफ सफाई की सुविधा बंद कर दी। दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया, सोनम वांगचुक की हड़ताल शुरू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर साफ सफाई की सुविधा बंद कर दी है। वहां पानी का कनेक्शन और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बार बार गुजारिश करने और वांगचुक जी की उम्र और सेहत से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताने के बावजूद पुलिस सहयोग नहीं कर रही है और हमें शक है कि ऐसी ही दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी। पुलिस क्या करने की कोशिश कर रही है? यानी दिपके ने सीधे पुलिस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह इस प्रोटेस्ट के लिए समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है उसे देखकर एक बात तो तय मानी जा रही है कि अब ये प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटने वाले, यानी सरकार की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। सोनम वांगचुक का अनशन शुरू हो चुका है और ये आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है। युवाओं ने बता दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। वैसे झुकने वाली तो ममता बनर्जी भी नहीं है और ये बात उन्होंने साफ तौर पर समझा दी है बागियों को। ममता गुट ने बागियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है, जिससे बागी फंस गए हैं। तो ममता गुट ने बागियों पर क्या लगाया आरोप, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी बागी नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने बागियों पर तीखा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया था कि पार्टी के साथ गद्दारी मां के साथ धोखे जैसा होता है। और अब तो उन्होंने बागी नेताओं के खिलाफ कानूनी एक्शन की भी तैयारी कर ली है। टीएमसी ने बागी नेताओं के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पार्टी का आरोप है कि इन नेताओं ने पार्टी के नाम, लोगो और संगठनात्मक पहचान का गैर कानूनी इस्तेमाल किया है। दरअसल टीएमसी के बागी गुट ने बीते दिन मीटिंग की। इस हफ्ते में ये दूसरी बार उन्होंने बैठक की। कोलकाता के टॉपसिया इलाके में हुई इस बैठक में 47 पूर्व पार्षद भी शामिल हुए। इससे पहले 22 जून को न्यू टाउन में उनकी बैठक हुई थी और खास बात ये रही कि दोनों बैठकों में टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं लगाई गई, जिस पर टीएमसी भड़क गई और पार्टी की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने न्यू टाउन और प्रगति मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बागी गुट पर फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारित करने के साथ बिना इजाजत बैठक करने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने लिखित शिकायत में कहा है कि बागी खेमे ने पार्टी नेतृत्व की इजाजत के बिना अवैध रूप से बैठकें बुलाई और एक स्वघोषित राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन कर लिया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन बागी गुट का दावा है कि वो ही असली टीएमसी हैं। उनके पास विधायकों का समर्थन भी है। ऐसे में अब ये लड़ाई न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी मोड़ भी लेती नजर आ रही है। इस खींचतान के बीच टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने राज्य की बीजेपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि टीएमसी में जारी अंदरूनी टकराव के बीच राज्य सरकार ममता बनर्जी के वफादार विधायकों को निशाना बना रही है, यानी बीजेपी टीएमसी को खत्म करने की कोशिशों में जुटी हुई है। जिस तरह टीएमसी ने अब बागी नेताओं और बीजेपी के खिलाफ खुले तौर पर हमला बोला है और अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में भी दिखाई दे रही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में जारी घमासान और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। शिकायत के बाद बागियों को जेल जाने का डर सता रहा है। डर तो वैसे राम मंदिर में चोरी करने वालों को भी लग रहा है, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और जल्द ही इसमें सुनवाई होने वाली है। बता दें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम मामले की जांच में जुटी है। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा और भी कई लोग अब जांच के दायरे में आ गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है, जिसमें बीजेपी बुरी तरह घिर चुकी है, जिसके बाद उसे कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ा।
पुलिस ने अब ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। चोरी के मामले में 80 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी और रुपयों की गिनती से जुड़े 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इन आरोपियों के घरों पर छापेमारी की गई। साथ ही आरोपियों के पड़ोसी से भी पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार 28 जून की सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। पुलिस की 6 टीमों ने चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कौशलपुरी निवासी अनुकल्प मिश्र और उदौली निवासी लवकुश मिश्र समेत सभी आरोपियों के आवास पर दबिश दी और आरोपियों के परिजनों से भी पूछताछ की। इसके साथ ही प्रॉपर्टी और घर में मिले दस्तावेजों की जांच भी की गई। इसके अलावा पड़ोसियों से भी बातचीत करके जानकारी निकाली गई। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसे 29 जून को मेंशनिंग के लिए लिस्टेड किया गया है। ऐसे में अब सबकी नजरें मामले की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित एसआईटी के बाद कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन क्या संघ और बीजेपी के बड़े लोगों तक पुलिस के हाथ कभी पहुंच पाएंगे? ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। राम मंदिर मामले में यूपी की बीजेपी सरकार बुरी तरह फंस गई है, तो फंसी हुई तो बिहार की बीजेपी सरकार भी है, क्योंकि भरत तिवारी मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामले में सम्राट सरकार और प्रशासन की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में, और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के कई नेता भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करने पहुंच गए। खबर यह भी है कि जल्द ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भरत तिवारी की जान जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिस ने भरत पर 3 गोलियां चलाई थी, लेकिन पीएम रिपोर्ट में सामने आया कि भरत की बॉडी पर 5 गोलियां लगी थी। इसी 3-5 के फर्क से बिहार पुलिस और बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई। इस तरह भरत की जान जाने से गाँव वालों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। भरत के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के कई लीडर्स भरत के गांव पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय राय ने मुलाकात के बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ब्राह्मणों को टारगेट करके उनकी जान ली जा रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, वहां पर ये चुन चुन कर ये पूरे ब्राह्मण समाज की हत्या करवा रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का विनोद उपाध्याय का प्रकरण गोरखपुर का हो, वहां पर योगी जी ने उसको उठवा कर इनकाउंटर कराया घर से, गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का। आज ये जो बिहार के अंदर जो ये घटना भरत भूषण तिवारी की हुई है, ये भी पूरी तरीके से टारगेट करके ब्राह्मण समाज के बच्चे की हत्या की गई। और क्योंकि वो व्यवस्था के खिलाफ खड़ा था, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उसका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था। और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अत्याचार, अन्याय और जंगल राज चला रही है। उन्होंने ये मांग भी उठाई कि भरत तिवारी मुठभेड़ प्रकरण में जो भी पुलिस वाले शामिल थे, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस घटना में जो भी पुलिस वाले हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा कराए। फास्ट ट्रैक से सरकार तुरंत उनको फांसी की सजा कराए, मेरी मांग। आरा भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं के दौरे ने इस मामले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, हरियाणा के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, बक्सर के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी और भोजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर तिवारी ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान कुलदीप वत्स ने दावा किया कि वो पूरे मामले की जानकारी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देंगे और जुलाई में प्रस्तावित बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी भी भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी भरत के परिजन से मिलते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। भरत तिवारी मामले में कांग्रेस ने सम्राट सरकार को घेर लिया है, तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कई मुद्दों पर अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने महंगाई, पेपर लीक, राम मंदिर से चढ़ावा चोरी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। यानी अखिलेश यादव ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। क्या कुछ बोले अखिलेश, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासत तेज हो गई है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि वो राज्य में दोबारा सत्ता पर काबिज हो। वहीं विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है और अपनी चुनावी तैयारियों के साथ साथ बीजेपी सरकार को तमाम मोर्चों पर घेरना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रयागराज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, स्वास्थ्य व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। सबसे पहले उन्होंने परीक्षा लीक का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बिना किसी धांधली के एक पेपर नहीं करवा पा रही है। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने का मुद्दा भी अखिलेश ने उठाया। उन्होंने साफ कहा कि जनता चोरी हुए पैसों का हिसाब मांग रही है। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नजरें नेशन पर नहीं डोनेशन पर हैं। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। उन्होंने सीधे सीएम योगी पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री के सनातन वाले दावे पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा न हो। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी की क्लास लगाई। उन्होंने कहा, सोचिए गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जनपद है, 77 पीएससी में केवल 9 पीएससी चल रहे थे और 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए थे। इस दौरान सपा प्रमुख ने आगामी चुनावों में बीजेपी की विदाई का दावा भी किया। वहीं अब अखिलेश के इन हमलों से बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 जुलाई से होने वाले बदलावों की, जो सीधा आम जनता की जेब पर असर डाल सकते हैं। सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि कई नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। तो जुलाई महीने की शुरुआत के साथ क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर नया महीना कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव लेकर आता है और 1 जुलाई की शुरुआत भी कई बड़े बदलाव के साथ होने वाली है, जिनका असर घर की रसोई से लेकर कई बड़ी चीजों पर देखने को मिल सकता है। 1 जुलाई 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम बदल रहे हैं, जिनका ग्राहकों और करदाताओं पर सीधा असर होगा। इन नए बदलावों में आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन, यानी नौकरी पेशा और बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए सैलरीड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यानी कि सैलरी पाने वाले कर्मचारी और वो लोग जिनकी इनकम कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी या दूसरी नॉन बिजनेस इनकम से होती है, उनके लिए ऑडिट की जरूरत नहीं है। उन्हें ITR 1 और ITR 2 फॉर्म भरने होंगे। वहीं HDFC क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलेंगे। 1 जुलाई से नए वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही शुरू हो रही है। इस मौके पर HDFC बैंक ने अपने रेगालिया गोल्ड और डायनर्स क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव करने की तैयारी में है। अब रेगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड यूजर्स को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस पाने के लिए हर तिमाही में खर्च की गई एक नई सीमा पूरी करनी होगी। वहीं LPG, CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव संभावित है। 1 जुलाई को तेल विपणन कंपनियां LPG सिलेंडर, CNG और PNG की कीमतों की समीक्षा करेंगी। इस दौरान घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही एयर टाइबन फ्यूल के लिए भी नए रेट जारी किए जाएंगे, जिसका हवाई जहाजों की टिकट की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं जुलाई महीने में UPI से अपना PF निकाला जा सकेगा। 1 जुलाई से UPI से PF निकालना ATM से कैश निकाले जितना आसान हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जुलाई में अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 को लॉन्च करने की उम्मीद है। वहीं जुलाई महीने में पासपोर्ट बनवाना और महंगा हो जाएगा। 1 जुलाई से लागू हुए नए नियमों के तहत 36 पेज के नए या री इशू पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए हो जाएगी, यानी कि सीधे 1000 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं तत्काल सर्विस के लिए अब पहले से 3500 की जगह 5000 रुपए देने होंगे। 60 पेज की जंबो पासपोर्ट की फीस बढ़ाकर 6000 रुपए तक कर दी जाएगी। जुलाई महीने में रेलवे पेनल्टी के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। 1 जुलाई से बिना टिकट यात्रा करने पर डबल जुर्माना देना होगा। नए नियम के तहत जुर्माने की राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया जा रहा है। साथ ही अब से अगर कोई पुरुष महिला कोच में सफर करते हुए पाया गया तो उस पर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुलाई महीने में आधार कार्ड अपडेट कराना बिल्कुल मुफ्त होगा। UIDAI ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई से अगले 6 महीने के लिए आधार अपडेट को मुफ्त कर दिया है। पहले आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल बदलने के लिए 75 रुपए देने पड़ते थे। वहीं इन बदलावों से अगर आपकी रूटीन या जेब पर भी असर पड़ रहा है तो वक्त रहते इन बदलावों के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।